नमस्कार। आज के इस वैज्ञानिक विश्लेषण यानी हमारे इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक विषय पर बात करने वाले हैं। हम अपनी पृथ्वी की तुलना एक ऐसी सैद्धांतिक दुनिया से करेंगे जिसे विज्ञान के मापदंडों पर बिल्कुल परफेक्ट माना जा सकता है। इस दुनिया को हमने हेस्टिया नाम दिया है। तो चलिए जल्दी से आज के हमारे सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले औसत पृथ्वी, फिर एक सर्वोत्तम तारे का चुनाव, उसके बाद ग्रहीय आधार तैयार करना, फिर टोपोग्राफी और इकोसिस्टम का अनुकूलन, और अंत में एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया के क्या मायने हो सकते हैं इस पर चर्चा। तो ये है हमारा आज का अत्यधिक तार्किक रोड मैप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, द मीडियोकर अर्थ बेसलाइन यानी औसत पृथ्वी। खैर, इस ऑडिट को शुरू करने से पहले हमें उस आम लेकिन पूरी तरह से अवैज्ञानिक धारणा को दिमाग से निकालना होगा कि हमारी पृथ्वी एक एकदम परफेक्ट दोष रहित स्वर्ग है। सच तो यह है कि अगर हम अपनी पृथ्वी की तुलना जीवन के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई किसी दुनिया से करें तो हमारा ग्रह वास्तव में काफी साधारण है। मेरा मतलब है, बस हमारी पृथ्वी की सतह को ही देख लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ, धधकते रेगिस्तानों, सूखी चट्टानों या गहरे अंधेरे से भरा पड़ा है। ये मूल रूप से बंजर डेड जोन्स हैं, है ना? जबकि एक आदर्श दुनिया में बायोमास और बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हर एक इंच जगह का पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस औपचारिक परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें। एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड या अति रहने योग्य ग्रह आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये पृथ्वी से बड़ा एक ऐसा ग्रह है जो जीवन पनपने के लिए सैद्धांतिक रूप से एकदम आइडियल यानी आदर्श परिस्थितियां देता है। एक ऐसा वातावरण जहां बायोडाइवर्सिटी और बायोमास कभी खत्म ना हो बल्कि अंतहीन रूप से पनपते रहें। ये परिभाषा हमारे आज के पूरे विश्लेषण के लिए एक बहुत ही सॉलिड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करती है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, सर्वोत्तम तारे का चयन। अब हम थोड़े बड़े मैक्रो पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक परफेक्ट होस्ट स्टार यानी तारे को चुनने से। जरा इस नंबर को देखिए, 70 अरब साल। जी हाँ, ये चौंका देने वाली संख्या एक ऑरेंज ड्वार्फ तारे की उम्र को दर्शाती है। इतना लंबा समय जीवन को पनपने और इवॉल्व होने के लिए सचमुच एक अंतहीन मौका देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इस लंबी उम्र का इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। देखिए, ऑरेंज ड्वार्फ तारे न सिर्फ बहुत ही स्थिर एनर्जी देते हैं बल्कि इनका रेडिएशन लेवल भी बहुत सेफ होता है। अगर इसकी तुलना हम उन जवान और बेहद अग्रेसिव रेड ड्वार्फ तारों से करें जो बार बार जानलेवा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, तो ऑरेंज ड्वार्फ जीवन के लिए कहीं ज़्यादा सुरक्षित और बेहतरीन माहौल देते हैं। अब हमारे अपने सूर्य को ही ले लीजिए। ये एक येलो ड्वार्फ है जो लगातार गर्म हो रहा है और 10 अरब सालों से भी कम समय में ये खत्म हो जाएगा। सच कहूं तो ये एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है। जब हम इसे हेस्टिया के स्टेबल ऑरेंज ड्वार्फ के ठीक बगल में रखते हैं तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि हमें एक अलग तारे की जरूरत क्यों है। ये लॉजिक बिल्कुल अकाट्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर, ग्रहीय आधार यानी एक प्लैनेटरी फाउंडेशन तैयार करना। अब जबकि हमने एक परफेक्ट तारा चुन लिया है तो हमारे लेक्चर के अगले चरण में हमें खुद उस ग्रह का एक मजबूत फिजिकल फाउंडेशन बनाना होगा। अगर हम प्लैनेटरी फिजिक्स के इस डेटा की तुलना करें तो हेस्टिया पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भारी होगी, करीब 20% ज्यादा। लेकिन इसके बदले में हमें जो मिलता है वो वाकई शानदार है। अपनी बड़ी रेडियस की वजह से हेस्टिया पर सतह का क्षेत्रफल 70% ज्यादा होगा। सोचिए, जीवन को फलने फूलने के लिए कितनी विशाल अतिरिक्त जगह। लेकिन सिर्फ आकार बड़ा होना ही काफी नहीं है। कोई भी सुपर अर्थ इन जरूरी मैकेनिज्म्स के बिना सिर्फ एक गर्म बेजान चट्टान ही रहेगी। हमें एक लिक्विड मेटालिक कोर चाहिए जो सोलर तूफानों से बचाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाए। हमें एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स चाहिए ताकि मिनरल्स मिक्स होते रहें और वीनस ग्रह की तरह कोई विनाशकारी ज्वालामुखी न फटे। और हाँ, ऑर्बिटल रेजोनेंस और वायुमंडल को स्थिर रखने के लिए कई छोटे छोटे चंद्रमा भी बिल्कुल जरूरी हैं। अब आते हैं खंड 4 पर, टोपोग्राफी और इकोसिस्टम का अनुकूलन। तो हमने फाउंडेशनल फिजिक्स को सफलतापूर्वक सेट कर लिया है। अब हम व्यवस्थित तरीके से इस ग्रह की सतह के फीचर्स की जांच करेंगे। पृथ्वी का स्ट्रक्चर विशाल और सच कहें तो काफी दोषपूर्ण महाद्वीपों पर टिका है।
ये महाद्वीप पानी को अंदर तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे भयानक सर्दियों वाले सूखे रेगिस्तान बन जाते हैं। इसके उलट एक सुपर हैबिटेबल दुनिया में हेस्टिया जैसी आर्कीपेलेगो यानी द्वीप समूह संरचना होनी चाहिए। इसमें लाखों छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जिससे संसाधनों की कमी वाला कोई इलाका बचता ही नहीं है। हेस्टिया कुल मिलाकर पृथ्वी से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। अब जरा आसमान की बात करते हैं। हेस्टिया के घने और नमी वाले वायुमंडल ने इवोल्यूशन के जो रास्ते खोले हैं वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। पृथ्वी की पतली हवा में उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन हेस्टिया का आसमान 1.5 गुना ज़्यादा सघन और ऑक्सीजन से भरपूर है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ उड़ना बहुत आसान और कम ऊर्जा वाला काम है। आसमान विशाल जीवों से भरा होगा और सघन हवा के कारण यहाँ आवाज़ का संचार भी बेहद जटिल और स्पष्ट होगा। समुद्रों की बात करें तो पृथ्वी के गहरे अंधेरे महासागरों और हेस्टिया के मरीन इकोसिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के 95% समुद्र हमेशा घोर अंधेरे में डूबे रहते हैं? दूसरी तरफ हेस्टिया में उथले महाद्वीपीय मग्न तट हैं। इसका मतलब है कि वहाँ 100% समुद्री इलाके में सूरज की रोशनी पहुँचती है, जिससे पानी के अंदर विशाल और शानदार मूंगा भित्तियों के यानी कोरल रीफ्स के बड़े बड़े शहर बन जाते हैं। अब इस नंबर 45 पर ध्यान दीजिए। देखिए, समुद्र तट वो जगहें होती हैं जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी का सुपरचार्जर कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर जमीन और समुद्र के पोषक तत्व आपस में मिलते हैं। और हेस्टिया इस मामले में पृथ्वी से कहीं कहीं ज्यादा आगे है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये कच्चा गणित कैसे काम करता है। पृथ्वी के मुकाबले 45 गुना ज्यादा समुद्र तट होने की वजह से हेस्टिया समुद्री और स्थलीय इकोसिस्टम के बीच के इस उपजाऊ संगम को पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर देता है। इसके नतीजे में लाखों नई अत्यधिक विशिष्ट प्रजातियां जन्म लेती हैं और विकास की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने सिलेबस के आखिरी मॉड्यूल यानी खंड 5 पर, एक आदर्श दुनिया के निहितार्थ। चलिए अब इवैल्यूएट करते हैं कि इस तरह के प्लैनेटरी लेवल के ऑप्टिमाइजेशन का जटिल जीवन के पनपने के लिए आखिर क्या मतलब निकलता है। रहने लायक जगह और इन खास इकोलॉजिकल निश की ये भारी मात्रा हमें बताती है कि ये दुनिया मौकों से इतनी भरी हुई है कि वहाँ एक साथ कई अलग अलग एडवांस सभ्यताएं विकसित हो सकती हैं। जहाँ हमारी पृथ्वी केवल 90 लाख के करीब जटिल प्रजातियों को संभाल सकती है, वहीं हेस्टिया में करोड़ों अनूठी प्रजातियों को पालने की क्षमता है। ये सचमुच एक अलग ही लेवल का बायोलॉजिकल पोटेंशियल है। तो इस वैज्ञानिक एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि हम सब इस एक बड़े दार्शनिक सवाल पर विचार करें। अगर हेस्टिया जैसी एकदम परफेक्ट दुनिया में कोई बेहद उन्नत सभ्यता पनपती है, तो भला वो हमारे इस वीरान, बर्फीले और रेगिस्तानों से ढके ग्रह के बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे इसे रहने के लायक भी मानेंगे? खैर, ये सवाल निश्चित रूप से ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।